हेलो फ्रेंड्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर सीरीज में आज हम देखेंगे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। इसके पीछे हमने जो वीडियो बनाया था वो डायोड टॉपिक बनाया था, जो कि थायरिस्टर फैमिली का एक टॉपिक था। और हमने बताया था कि डायोड जो होता है वो जनरली जो ट्राइब को ट्रिगर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार एससीआर जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या थायरिस्टर, उसको ट्रिगर करने के लिए जनरली यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि एससीआर को ट्रिगर करने वाली कंपोनेंट जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी होती है वो क्या होती है, किस प्रकार यह वर्क करती है। यूजेटी का मतलब होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यह एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें केवल एक जंक्शन होता है, सिंगल जंक्शन। तो ये यूजेटी जो होती है वो सिंगल जंक्शन वाली एक ट्रांजिस्टर होती है, जबकि नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनमें कम से कम जो है लगभग 2 जंक्शंस होते हैं। ट्रांजिस्टर्स में जनरली 2 जंक्शंस होते हैं, जबकि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें केवल एक ही जंक्शन होता है। और इस यूजेटी का जो बेसिकली पर्पज़ होता है इस्तेमाल करने में, वह फॉर ट्रिगरिंग के लिए होता है। तो इसका बेसिक इस्तेमाल जो होता है वो ट्रिगरिंग पर्पज़ के लिए होता है, ट्रिगरिंग करने की। और ट्रिगरिंग में जो है इसको जनरली जो है एससीआर को ट्रिगर करने में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। तो आज हम देखेंगे कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो कि एससीआर को जनरली ट्रिगर करने के लिए या इसको टर्न ऑन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या किस प्रकार वर्क करता है, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। अगर यूजेटी के स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ यूजेटी, अगर यूजेटी का स्ट्रक्चर देखें तो यूजेटी को बनाने के लिए एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक बार या सेक्शन लिया जाता है। बेसिकली एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के एक साइड्स में, जो कि लगभग एक साइड में 40% एरियाज और दूसरे साइड में 60% एरियाज के बीच में जो है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की हाइब्रिड डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल यहाँ पर डोपिंग करके लाया जाता है। यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए बेसिकली एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के एक साइड से, जैसे अगर नीचे से अगर देखें तो लगभग नीचे से ऊपर जो है लगभग 60% एरिया के ऊपर जो है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की हाइब्रिड डोप्ड, जो कि काफ़ी कम एरिया में पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की इसमें डोपिंग की जाती है। और इसमें जनरली जो होते हैं 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक एन टाइप में नीचे से एक टर्मिनल लिया जाता है और एक यहाँ से ऊपर से टर्मिनल लिया जाता है, और इस पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से भी इसमें एक टर्मिनल जो है कनेक्ट किया जाता है। इस प्रकार जो है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में कुल 3 टर्मिनल होते हैं। इस टर्मिनल को लाइक के बेस के रूप में जाना जाता है, बेस B1, दिस टर्मिनल इज बेस B2 एंड दिस टर्मिनल इज नोन एज फॉर एमीटर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है एक सिंपली जो है सिंगल जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर होता है। यह सिंगल जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर इस प्रकार है क्योंकि इसमें जंक्शन सिर्फ एक ही है, P और N। P N का जो यह पार्ट है, यह पार्ट यह एक जंक्शन बनाएगा और यह ट्रांजिस्टर के रूप में वर्क करता है। अगर यूजेटी का इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट ड्रॉ करें तो चूंकि इस यूजेटी में यहाँ पर जो एमिटर टाइप है, यहाँ पर P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और यह पूरा सेक्शन जो है N टाइप का है। तो सिंपली यह PN एक डायोड का फॉर्मेट बनाएगा। तो इसको अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर ड्रॉ करें तो सिंपली यहाँ पर एक डायोड है, जो कि यह P टाइप और ये N टाइप, ये पूरा N टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस N टाइप में अगर देखें तो N टाइप में जो है 2 रेजिस्टेंस के रूप में एरियाज हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है 60% एरिया लगभग है, और यहाँ से ऊपर का एरिया जो है वो 40% एरिया है। तो इतने एरिया में जो रेजिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा, और इतने एरिया में इस कंपोनेंट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वह डिफरेंट होगा। तो यहाँ का जो एरिया है, जो कि चूँकि यह बड़ा एरिया है, तो इसलिए यहाँ का रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, और इतने पार्ट्स का जो एरिया इंटरनल एरिया होगा इस एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का, वह रेजिस्टेंस कम मात्रा में होगा। तो अगर इन दोनों एरियाज को अगर रेजिस्टेंस के रूप में ड्रॉ करें, बेस B2 की तरफ जो रेजिस्टेंस होगा लाइक दिस, और बेस B1 की तरफ जो रेजिस्टेंस होगा, यह बेस B1 है और यह बेस B2 है। तो बेस B1 की तरफ का जो एरिया होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, इसे अगर R1 के रूप में डिनोट करें, और बेस B2 की तरफ का जो रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें जो मौजूद होगा, अगर इसको R2 के रूप में डिनोट करें और यहाँ पर R1 के रूप में डिनोट करें, और चूंकि यहाँ पर जो एमीटर सेक्शन है यह एक डायोड से कनेक्टेड टर्मिनल है, तो यहाँ पर इसे हम एमीटर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल डायग्राम ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर इसके इलेक्ट्रिकल डायग्राम को देखें तो बेसिकली यूजेटी जो होता है एक सिंगल कंटेंट डायोड के रूप में होती है, जिसमें 2 वेरिएबल रेसिस्टेंसेज हैं, 2 डिफरेंट वैल्यूज के रेसिस्टेंस है, जहाँ पे R1 जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू R2। सिंबल ऑफ यूजेटी के अगर सिंबल को देखें तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर यह टर्मिनल बेस B1 को इंडिकेट कर रहा है और यह टर्मिनल बेस B2 को। दिस इज टर्मिनल ऑफ
एमीटर। ये जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट जो है इसमें जो फ्लो हो रही है वह एमीटर से बेस B1 की तरफ है। तो इसका एरो जो होता है बेस एमीटर से बेस B1 की तरफ होता है। इसमें एमीटर से बेस B1 की तरफ करंट फ्लो होती है। यह है बेसिक सिंबल ऑफ यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों एमीटर से बेस B1 की तरफ ही इसमें करंट फ्लो होती है। वर्किंग ऑफ यूजेटी। तो इसके वर्किंग समझने के लिए इसके दोनों स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम को और एक इसके बेसिक स्ट्रक्चर को। अगर इसकी इलेक्ट्रिकल डायग्राम को अगर ड्रॉ करें तो यह है इलेक्ट्रिकल डायग्राम ऑफ यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यह है इसका स्ट्रक्चर। अगर इसके इस पॉइंट को जो यहाँ पर जो पॉइंट है इंटरनल पॉइंट, अगर इस पॉइंट को अगर C के रूप में डिनोट करें, यह पॉइंट C है, तो ऑपरेट करने के लिए नॉर्मल DC वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करना होगा। बेस B2 से बेस B1 की तरफ एक पॉजिटिव DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर बेस B1 पर नेगेटिव DC वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बेस B2, यानी बेस B2 पर अगर पॉजिटिव DC वोल्टेज दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू बेस B1, और एमीटर पे जो है अगर पॉजिटिव DC वोल्टेज अप्लाई किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू B1, और एमीटर पे अप्लाई किए गए वोल्टेज को अगर VE के रूप में डिनोट करें, और इस बेस B1 से B2 की तरफ जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है अगर इसको बेस टू बेस वोल्टेज है तो इसको VBB के रूप में अगर डिनोट करें। और यदि इस DC बायस्ड वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में अगर देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव DC वोल्टेज दिया जा रहा है बेस B2 पे विथ रिस्पेक्ट टू बेस B1, और एमीटर पे यहाँ पे भी एक पॉजिटिव DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेस B1, और एमीटर पे अप्लाई किए गए वोल्टेज को अगर VE के रूप में डिनोट करें एमीटर वोल्टेज, और यहाँ पर बेस B1 से B2 के बीच में अप्लाई किया गया वोल्टेज VBB के रूप में होगा बेस टू बेस वोल्टेज। तो जो कि यहाँ पर जो है बेस B2 की तरफ R2 रेजिस्टेंस है और बेस B1 की तरफ R1 रेजिस्टेंस के रूप में है, जहाँ पे R1 का मान जो है काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू R2। सप्लाई किए गए वोल्टेज VB के द्वारा जो इसमें इंटरनल जो जनरेटेड वोल्टेज होगा, इंटरनली क्रिएटेड जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल जो होगा, अगर उसको ये C पॉइंट है तो VC पॉइंट के रूप में अगर इंडिकेट करें तो इस अप्लाई किए गए VBB वोल्टेज के द्वारा इस यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर के इंटरनल, यानी कि इस इंटरनल पॉइंट पर जो यहाँ पर पॉइंट है जो जिसे C पॉइंट के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं, तो इस इंटरनल पॉइंट पर जो वोल्टेज क्रिएट होगा VC वोल्टेज, अगर इसकी वैल्यूज़ को निकालें तो इसका मान जो होगा पोटेंशियल डिवाइडर रूल से इसकी जो वैल्यूज़ होगी वह ग्राउंड रेजिस्टेंस R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू इनको जो अप्लाई किया गया वोल्टेज है VBB इसके बराबर होगा, जहाँ पे R1 अपॉन R1 प्लस R2 को इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहा जाता है, जिसे एटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जो मान हो जाएगा इंटरनल VC वोल्टेज का मान वह एटा VBB के बराबर होगा, जहाँ पे ये जो एटा है इसको इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहते हैं, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो यहाँ पर एटा जो है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर के अगर बेस B1 B2 के बीच में अगर कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं VBB के फॉर्मेट में, तो इस यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर के इंटरनल पॉइंट पर VC पॉइंट पर जो वोल्टेज क्रिएट होगा उसका मान एटा VB के बराबर होता है। और इसकी जो इस इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो की जो टिपिकल वैल्यूज़ होती है, इसका जो मान होता है वह 0.51 से लेकर के 0.80 के बराबर होता है या 88 के बराबर होता है। जनरली जो होती है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का मान जो है 0.51 से लेकर 0.88 के बीच में होता है। और नॉर्मली जो कंपोनेंट्स होते हैं जनरली जो होते हैं उनका लगभग अप्रॉक्सीमेट जो मान होता है 0.6 के अराउंड होता है। यहाँ पर बेस B1 और B2 के बीच में जो VB वोल्टेज अप्लाई किया गया है, तो इस वोल्टेज की वजह से B2 पर जो है पॉजिटिव DC वोल्टेज क्रिएट होगा और B1 पर जो है नेगेटिव DC वोल्टेज अप्लाई होगा, जबकि एमीटर पे जो है VE वोल्टेज प्लस है तो यहाँ पे पॉजिटिव DC वोल्टेज क्रिएट होगा। इस पॉजिटिव DC वोल्टेज की वजह से इस P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो कि हाइब्रिड डोप्ड, इसमें जो कैरियर्स जो है वो होल्स के फॉर्मेट में है, वो होल्स इस P टाइप से रिपेल होंगे। ये जब रिपेल होंगे तो यह N टाइप की तरफ फ्लो होंगे। क्योंकि इस N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में नीचे की तरफ बेस B1 की तरफ नेगेटिव वोल्टेज है, तो यह होल जो है यहाँ पर अट्रैक्ट होगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव DC वोल्टेज है। उसी प्रकार इस N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में देखें तो N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को यह नेगेटिव वोल्टेज रिपेल करेगा और पॉजिटिव वोल्टेज अट्रैक्ट करेगा, तो ये फाइनली जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं और होल्स जो है
बी से एमीटर से बेस B1 की तरफ आ रहा है, तो फाइनली इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो फ्रॉम एमीटर टू बेस B1 होगा। इसका सिंबल इंडिकेट करता है कि इसमें जो करंट फ्लो होती है एमीटर से बेस B1 की तरफ फ्लो होती है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, अगर उनको एनालिसिस करें तो इस यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होने के लिए, चूँकि इसके इंटरनल पॉइंट पर VC पॉइंट पर जो वोल्टेज क्रिएटेड है, VC वोल्टेज वह एटा VBB के बराबर है, जहाँ पर एटा इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो है। तो यहाँ पर यह एक डायोड के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यूजेटी होती है उसका यह P टाइप और N टाइप जो है एक डायोड का फॉर्म बनाता है। तो ये डायोड है और सिंपली यह सिलिकॉन मटेरियल से ही बना होता है। तो इस डायोड का जो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर उसको VD मान लें, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप अगर VD के रूप में रिप्रेजेंट करें और यहाँ पर वोल्टेज जो है VC जो इंटरनली क्रिएटेड होगा इस बायस वोल्टेज VB से, तो इस एमीटर पे अप्लाई किया जाने वाले वोल्टेज का मान कम से कम इस VD प्लस VC से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के इस डिवाइस में कंडक्शन होगा। तो इस डिवाइस में प्रॉपर कंडक्शन के लिए मिनिमम जो एमीटर वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वह कम से कम जो है ग्रेटर देन होना चाहिए एटा VBB प्लस VD, जिसको VC के रूप में भी इंडिकेट करते हैं, प्लस VD से ज़्यादा होना चाहिए एमीटर वोल्टेज का मान, तब जाकर के इसमें जो करंट फ्लो होती है। यहाँ पे VD जो है इस डायोड का इंटरनल वोल्टेज है, जिसका मान 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन के लिए नॉर्मली होता है। अगर एग्जांपल के रूप में देखें तो यदि यहाँ पर अप्लाई किए गए VBB वोल्टेज का मान अगर 10 वोल्ट है, अगर 10 वोल्ट DC वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो कितनी मिनिमम एमीटर पर अप्लाई की जाने वाली वोल्टेज का मान होगा जिससे इसमें कंडक्शन होगा। अगर उसको चेक करें तो VB का मान 10 वोल्ट होने की वजह से VC का मान जो होगा इसका इंटरनल VC का मान जो होगा वो एटा VBB के बराबर होगा। चूँकि हर यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का अपना अलग अलग इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो मान होता है, तो हर UJT के पैकेज पर लिखा होता है कि इसका मान जो है कितने, इसका इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो मान कितना है। तो अगर हम एक ऐसा यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर लेते हैं जिसका इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो अगर 0.6 है, तो उस समय इसके इंटरनल VC वोल्टेज का जो मान आएगा 0.6 इंटू VB पर अगर 10 वोल्ट है इंटू 10 बराबर 6 वोल्ट होगा। यानी कि इस डिवाइस में एमीटर पे अप्लाई की जाने वाली एमीटर वोल्टेज का जो मान होना चाहिए VE वोल्टेज बहुत ग्रेटर देन होना चाहिए एटा VBB, जिसका मान यहाँ पर आ रहा है VC के बराबर 6 वोल्ट प्लस VD का मतलब है कि यहाँ पे जो डायोड नॉर्मली जिसमें जो डायोड होता है वो सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है, डायोड सिलिकॉन के ही फॉर्म में है, जिसका जो अप्रॉक्सीमेट मान होता है 7 वोल्ट। तो इस एमीटर पर अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज का मान ग्रेटर देन अगर 6.7 वोल्ट होगा, तब जाकर के इसमें जो है करंट फ्लो होगी। तो हर कंपोनेंट का अपना अलग अलग इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो वैल्यूज होती है, जिसके मान के अकॉर्डिंग जो होती है उसके एमीटर पे अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज का मान होना चाहिए। तो यदि एमीटर पे अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज V का मान अगर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव यानी कि अगर नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो चूँकि इस P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो सिंपली यह जो है रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा। और इसके बावजूद भी इसमें जो है इवन पॉजिटिव DC वोल्टेज VB होने पर भी जो है इसमें मेन डायोड जो है इसका रिवर्स बायस होने की वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगी वो लीकेज करंट फ्लो होगी। इसमें जो करंट फ्लो होगी चूँकि एमीटर से बेस V1 की तरफ फ्लो होगी, जिसको एमीटर करंट के रूप में डिनोट किया जाता है। इस समय इसका जो एमीटर करंट होगा वो लीकेज करंट होगा, यानी कि इसमें काफ़ी कम मात्रा में करंट फ्लो होगी अगर इसके एमीटर पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो। उसी प्रकार अगर इसके दूसरे केसेस को देखें कि अगर इसके एमीटर पे अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज का मान अगर 0 वोल्ट हो, 0 वोल्ट का मतलब है कि अगर इसके एमीटर सेक्शन को अगर शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाए तो उस समय यह डायोड जो होगा किसी भी बायस कंडीशन में नहीं होगा। किसी बायस कंडीशन में नहीं होगा तो चूँकि इसके बेस V1 V2 की तरफ जो है यहाँ पर VB वोल्टेज अप्लाई किया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेस V1 से बेस V2 की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इसमें भी एक करंट फ्लो होगी और इस करंट का मान जो होगा स्लाइटली ग्रेटर देन होगा प्रीवियस करंट को IE1 कहें और इस करंट को अगर IE2 कहें तो इसका मान ग्रेटर देन होगा IE1 की कंपेरिजन में। डायोड जो है रिवर्स बायस कंडीशन में नहीं है, यह अंडर नो बायस कंडीशन में है, तो इस समय इसमें करंट जो फ्लो होगी पिछली वाले करंट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी इसमें जो करंट फ्लो होगा वो स्लाइटली ग्रेटर देन होगा इन कंपेरिजन टू प्रीवियस केसेज। उसी प्रकार अगर इसके थर्ड केस को देखें, केस नंबर थर्ड को, तो अगर इसके एमीटर पे अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज का मान अगर पॉजिटिव हो जाए, यानी एमीटर पे पॉजिटिव DC वोल्टेज अप्लाई करें, लेकिन ये पॉजिटिव DC वोल्टेज जो है वह लेस देन है इन कंपेरिजन टू एटा VBB प्लस VC। इतने मान से इसका एमीटर वोल्टेज का मान जो है अगर कम मान पर है तो भी जो है यह डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने के बावजूद भी जो यहाँ पर वोल्टेज है उसका मान इस एमीटर पर अप्लाई किए गए वोल्टेज से ज़्यादा है, जिससे यह इस डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में रखेगा।
क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है VC, जिसका मान एटा VBB है, यह वोल्टेज चूँकि पॉजिटिव वोल्टेज है तो इसके कैथोड पर जो है पॉजिटिव वोल्टेज है और इसके एनोड पर भी यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया जा रहा है, लेकिन इस एमिटर वोल्टेज का मान इससे कम होने की वजह से यह डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा। और जब रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वह लीकेज करंट फ्लो होगी। रिवर्स बायस कंडीशन में जो लीकेज करंट फ्लो होगी वह लीकेज करंट इन प्रीवियस दोनों केसेस से जो करंट फ्लो होगी उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव DC वोल्टेज इसमें अप्लाई किया जा चुका है, जबकि इससे पहले जो नेगेटिव DC वोल्टेज था और यहाँ पे ग्राउंडेड DC वोल्टेज है। इस समय अगर करंट इसमें फ्लो अगर IE3 के फॉर्मेट में होगी तो इसका मान जो है ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू IE2। इसके प्रीवियस वाले केस से इसका करंट का मान जो है ज़्यादा होगा। अगर इसके नेक्स्ट कंडीशन को देखें, कंडीशन नंबर D, तो यदि इसके एमीटर पे अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज एमीटर वोल्टेज का मान जो है वो पॉजिटिव ही है और इस एमीटर पे अप्लाई किए गए वोल्टेज का मान जो है एग्जैक्ट अगर इक्वल टू दे दिया जाए एटा VBB प्लस VC के बराबर, सॉरी यहाँ VC नहीं, यहाँ पे VD होगा। ये VD जो है डायोड का इंटरनल वोल्टेज है, यहाँ पर भी हमने VC लिखा था, यहाँ पर जो VC VD के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है अगर जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है एमीटर पे जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, यदि इसका मान एटा VBB प्लस VD के बराबर दे दें, जहाँ पर एटा VBB जो है ये VC को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर इसके इक्वल दे देंगे तो चूँकि इसके एमीटर पे जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है एमीटर वोल्टेज के फॉर्म में यह वोल्टेज एग्जैक्ट अगर इसके वोल्टेज के बराबर हो जाए तो यह डायोड जो है दोनों तरफ पोटेंशियल सेम होने से इसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो करंट इसमें 100% जीरो हो जाएगी। तो इस केस में जो होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा एमीटर करंट वो 100% जीरो करंट होगा, यानी इसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब एमीटर पे अप्लाई किया गया वोल्टेज है पॉजिटिव ही होना चाहिए और इस पर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया एमीटर वोल्टेज वो ग्रेटर दैन है, स्लाइटली ग्रेटर दैन है इन कंपेरिजन टू एटा VBB प्लस जो है VD। यहाँ VD जो है डायोड का इंटरनल वोल्टेज है, तो अगर इसके एमीटर पे अप्लाई किया गया वोल्टेज एटा VBB प्लस VD से भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इस डायोड के एमीटर सेक्शन पे हाई पॉजिटिव हो जाएगा इन कंपेरिजन टू इसके कैथोड पर DC पॉइंट से, DC वोल्टेज से। तो इसलिए यह डायोड जो हो जाएगा अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो जाएगा और ये डायोड जो है अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो जाएगा, जिससे यह डायोड जो है टर्न ऑन हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो होगी जिसका डायरेक्शन होगा एमीटर से बेस D1 की तरफ। तो इस केस में फाइनली जो एमीटर करंट फ्लो होगी, अगर इस एमीटर करंट को अगर यहाँ पर जो पिछली केस थी अगर इस करंट को IE4 के रूप में डिनोट करें और इस केस में करंट को IE5 के रूप में डिनोट करें, यह करंट काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन, चूँकि इसमें तो करंट जीरो ही है। इसके प्रीवियस केसेस को भी अगर देखें IE3 तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगी और यह करंट जो होगी मेन करंट कहलाएगी और इस समय डिवाइस जो होगी टर्न ऑन हो जाएगी। ये करंट जो होगी मेन करंट होगी, इसका मान जनरली जो होता है मिली एम्पियर में होता है और इससे पहले जो लीकेज करंट फ्लो हो रही थी इसका मान जो है माइक्रो एम्पियर में था। तो इस समय यह यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर जो होगा टर्न ऑन हो जाएगा। तो यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए कंडीशन यह है कि इसके एमीटर पर अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज का मान एटा VBB प्लस VD से ज़्यादा होना चाहिए, स्लाइटली ही अगर ज़्यादा होगा तो भी जो है यह टर्न ऑन हो जाएगा। कंडीशन F, जब एमीटर पे अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज का मान जो है पॉजिटिव ही हो और इस पर अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज का मान काफ़ी ज़्यादा हो इन कंपेरिजन टू एटा VBB प्लस VD। तो इसे जो है काफ़ी ज़्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है जितनी अधिक वोल्टेज अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जिससे करंट इसमें जो फ्लो होगी एमीटर से बेस D1 की तरफ इसका मान और भी ज़्यादा हो जाएगा। इस समय जो करंट अगर IE6 फ्लो होगी तो इसका मान जो है काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू IE5। तो जितनी ज़्यादा हाई अप्लाई वोल्टेज करेंगे पॉजिटिव एमीटर पे उतनी ही ज़्यादा इसमें जो है करंट फ्लो होगी।